हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जिसके चैप्टर नंबर सेकेंड का लास्ट वीडियो पढ़ाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के बारे में बताएंगे और आपके जो प्रीवियस वाले टॉपिक हैं वह हम प्रीवियस वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड की कुछ वीडियोस अपलोड हैं, वहाँ से जाकर आप उनको पढ़ लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए डी फॉर्म सेकेंड ईयर के तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तब भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर की सभी PDF प्रोवाइड होने लगेंगी और जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी उनके नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड होने लगेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गई है वीडियो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें आपका जो लास्ट टॉपिक था फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताएंगे दोस्तों। और इतना आपको बताएंगे कि अगर आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो उतना आपके पास कंटेंट हिंदी इंग्लिश मिक्स का हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए पीछे स्क्रीन लगी हुई है, इस यानी आप पढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश मिक्स का कंटेंट यूट्यूब पर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए और दोस्तों अपने कॉलेज के ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहिए। तो बात करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस। सबसे पहले बताते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। देखिए, फार्मेसी प्रैक्टिस वह है कि फार्मासिस्ट को ड्रग की कितनी नॉलेज है, फार्मासिस्ट को ड्रग की कितनी सेफ्टी के बारे में नॉलेज है और उसके बाद ड्रग की रेशनल यूज़ के बारे में कितनी नॉलेज है फार्मासिस्ट को, इसको कहा जाता है फार्मेसी प्रैक्टिस। यानी जो फार्मासिस्ट होता है उसको ड्रग की कितनी नॉलेज होती है, ड्रग के रेशनल यूज़ का कितना नॉलेज होती है। और फार्मेसी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाने के लिए 2015 में एक रेगुलेशन आया, यानी जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए 2015 के अंदर एक रेगुलेशन आया जिसको फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 कहा गया और जो आपके फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स सब्जेक्ट में ऐड किया गया रेगुलेशन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद इस एक्ट को कई चैप्टर में डिवाइड किया गया है और उन चैप्टर के विभिन्न पार्ट को डिफाइन किया गया है। जो आपका 2015 में रेगुलेशन आया था फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, इसको बहुत ज़्यादा चैप्टर में डिफाइन किया गया है। यानी हम आपको 1 या 2 चैप्टर इसके समझाएंगे भी कि इन चैप्टर्स में क्या क्या बताया गया। दोस्तों, अगर आपको हम 2 चैप्टर समझाते हैं इसके, यानी इस एक्ट के 2 चैप्टर को हम समझाते हैं, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। आप उतना पढ़ लें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रॉस कर दें। जो आपका फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 है, यह भी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, बट इसको आपको पढ़ लेना है और अपने नोट्स को तैयार कर लेना है। तो इसका जो आपका एक्ट है, इसका पहला चैप्टर कौन सा है? पहले चैप्टर में इसमें डिफ़ाइन की गई हैं जो भी डेफिनेशंस होती हैं, यानी जितनी भी आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है उसके बारे में इसमें डिफ़ाइन किया गया है पहले चैप्टर में, उसको हम बताते हैं। तो पहली डेफिनेशन है इसमें एक्ट। एक्ट मीन्स होता है फार्मेसी एक्ट 1948। जो फार्मेसी एक्ट 1948 आया था, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा पहली वीडियो में, तो उसके बारे में, यानी जो फार्मेसी एक्ट 1948 होता है वही आपका एक्ट होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन एक्ट पर डिपेंड करती है जो एक्ट होते हैं। दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, यानी आप इसको कह दें फार्मेसी प्रैक्टिस या प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। इसको अभी अभी हमने समझाया है लेकिन हमने इसको लिखा भी है। इसका मीन्स होता है ड्रग से रिलेटेड बातों को एक्सप्लेन करना, यानी जितनी भी बातें ड्रग से रिलेटेड होती हैं उनको एक्सप्लेन करना। और उसके बाद मेडिसिन की जांच पड़ताल करना, यानी उसकी जांच करना कि मेडिसिन की सेफ्टी कैसी है, उसकी स्टोरेज कैसी है और एक्सपायरी डेट कैसी है। ड्रग की डिस्पेंसिंग करना और न्यू ड्रग का ऑर्डर करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी कहलाता है।
यानी जितनी भी प्रोसेस एक मेडिकल स्टोर के अंदर होती है, यानी न्यू ड्रग को मंगाना, ड्रग की डिस्पेंसिंग करना, ड्रग की स्टोरेज करना, उसी को कहा जाता है फार्मेसी प्रैक्टिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? इसका मीन्स होता है प्रिपरेशन, मिक्सिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग। यानी जो ड्रग होती है उसकी प्रिपरेशन करना, मिक्सिंग करना, पैकेजिंग करना, उसके बाद उसकी लेबलिंग करना, उसको पैक करके उस पर लेबल लगाना, यह आपका होता है कंपाउंडिंग। फिर बात आती है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का पूरा चैप्टर है आपका कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, 3rd चैप्टर, जिसको हम बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या है? यानी पेशेंट को ओरली गाइड करना, कि पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करना, ड्रग से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करना, कि उसको ड्रग कैसी लेने हैं, और उसके बाद जो उसको ड्रग दी जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और उसकी डिसीज़ किस कंडीशन में है, यह सब बातों को पेशेंट को समझाना, बताना, यह सब होता है पेशेंट काउंसलिंग। और 5th नंबर पर आपकी डेफिनेशन है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है? जो आपके कम्युनिटी में मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, यानी आस पड़ोस में मेडिकल स्टोर बने हैं, उनके अंदर जो फार्मासिस्ट वर्क करता है ड्रग को डिस्पेंस करने का, पेशेंट की काउंसलिंग करने का, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। और जो आपका हॉस्पिटल के अंदर वर्क करता है फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर बना होता है उस पर जो फार्मासिस्ट वर्क करता है उसको कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस को डिफ़ाइन किया गया है, जैसे पेशेंट काउंसलिंग आपको हमने बताया, उसके बाद आपने देखा कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो इन आपने इन डेफिनेशन को देखा और अच्छे से हमने इसको समझाया भी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इस एक्ट का 2015 का चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें डेफिनेशन की बात की गई है। और अब आता है आपका चैप्टर नंबर 2, यानी इसी का पार्ट। चैप्टर नंबर 2 में क्या बताया गया है? कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स। यानी फार्मेसी इथिक्स का कोड क्या होता है? यानी कोड मीन्स होता है, देखिए फार्मेसी यानी आपने देखा है इथिक्स और लॉ को बनाने में कानून का इन्वॉल्व होता है, कानून के द्वारा तैयार किया जाता है। और इथिक्स अपने अंदर का मोरल होता है, यानी अपने अंदर की भावना होती है पेशेंट के लिए, उसको कहा जाता है इथिक्स। तो इसमें है कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स। चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ेंगे, यानी जो आपका चैप्टर नंबर 12 है कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स, आप नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। जब आप चैप्टर नंबर 12 तक पहुंचेंगे उसमें हम पूरा डिफाइन करेंगे कि कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स क्या होता है। तो दोस्तों अपना काम यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितना आपको काम दिया जाता है उसको जिम्मेदारी से आप निभाते हैं, और पेशेंट के लिए हमेशा भावना होती है उसको अच्छी समझाने की, अच्छी ड्रग बताने की। तो इसको कहा जाता है आपका कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स। कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स में पहली डेफिनेशन है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है दोस्तों? डिक्लेरेशन का मीन्स होता है जब आप पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो पीसीआई में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, उसके साथ में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। उसका मीन्स होता है कि फार्मासिस्ट को एक ओथ लेनी पड़ती है। उस ओथ में क्या होता है कि भाई फार्मासिस्ट जितनी भी यानी फार्मेसी से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेगा, हमेशा फार्मेसी को ऊंचा उठाने के लिए वर्क करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे फार्मेसी नीचे पहुंच सके। यानी भाई लोगों की हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, गवर्नमेंट जितने प्रोग्राम होंगे उसमें वह पार्ट लेगा, और इसको एक बिजनेस बना के नहीं, इसको एक लोगों की हेल्प बनाकर फार्मेसी को चलाने का वर्क करेगा। तो इस प्रकार के उसमें ऑथ लिखी होती है और उस फार्मासिस्ट को ऑथ लेनी पड़ती है, उसका फॉर्म भरना पड़ता है, तो जिसको कहा जाता है डिक्लेरेशन। फिर पॉइंट आता है नेक्स्ट, आपका आता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन जर्नल। यानी इसमें बात की गई है कि आपकी जो फार्मासिस्ट होता है उसकी ड्यूटी के बारे में बात की गई है कि फार्मासिस्ट को अपनी ड्यूटी किस प्रकार से निभानी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। भाई मेडिकल स्टोर के साथ यानी जो मेडिकल स्टोर होता है उसमें अगर वह वर्क कर रहा है तो किस प्रकार से वह वर्क करेगा। तो इसमें लिखा है, इसमें फार्मासिस्ट पेशेंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, यानी जितनी भी अच्छी हो पाएगी सर्विस उतनी अच्छी पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा।
और मानवता के लिए वह वर्क करेगा, लोगों की हेल्प के लिए वह वर्क करेगा जो फार्मासिस्ट होगा। और हॉनेस्टी से वह अपना पूरा वर्क करेगा। जहाँ तक हो सके फार्मासिस्ट हॉनेस्टी से हमेशा वर्क करने चाहिए। जो लोग होते हैं यानी जो पेशेंट होते हैं उनकी लगातार हेल्प करते रहना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट में यह डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब आप अपना लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और आपका जब लाइसेंस मिल जाता है तो लाइसेंस मिलने के बाद आपको 1 साल के अंदर उसका पहले रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसके बाद जब आपका 1 साल के अंदर रिन्यूअल हो जाता है फिर आपको 5 साल के बाद उसका रिन्यूअल दोबारा से कराना होता है। तो जो फार्मासिस्ट होता है उसको रिन्यूअल का ध्यान रखना चाहिए कि कब उसका जो लाइसेंस है उसका रिन्यूअल होगा, जिससे उसकी वैलिडिटी बनी रहे, जो लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी बनी रहे। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फार्मासिस्ट, यानी जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, यानी जो हॉस्पिटल में यानी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाते हैं उनके पास पीसीआई के द्वारा परमिशन होनी चाहिए कि हाँ वो लोग स्टूडेंट की ट्रेनिंग करा सकते हैं। और जो स्टूडेंट ट्रेनिंग करने जाते हैं उनको डॉक्टर जो फार्मासिस्ट होते हैं वह उनको अच्छे से ट्रेंड करेगा, अच्छी अच्छी बातों को बताएगा, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वह भविष्य में एक अच्छे फार्मासिस्ट के रूप में देश की सेवा कर पाएँ। और दोस्तों इस प्रकार से जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर यानी 2015 एक्ट के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने कवर किया। और जो आपका रेगुलेशन है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 उसको हमने बहुत अच्छे से बताया और आपके लिए हिंदी इंग्लिश में मिक्स में नोट्स प्रोवाइड किए। कंटेंट थोड़ा सा कम है, यानी कम का मतलब थ्योरी थोड़ी कम है, बट अगर आप इतनी बात समझ जाएंगे जितना हमने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है तो आपके लिए जितना लिखवाया जाएगा आपको सब समझ में आएगा और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे। आपका डायरेक्ट टारगेट होना चाहिए फाइनल एग्ज़ाम का। दोस्तों इस बार स्टूडेंट का रिज़ल्ट कुछ स्टूडेंट का बहुत अच्छा आया है, बट कुछ स्टूडेंट ने मेहनत नहीं कर पाई है तो उनका रिज़ल्ट थोड़ा सा ख़राब गया है। हमने चैनल बनाया था अभी, यानी सभी स्टूडेंट को मेरा चैनल नहीं मिल पाया था, एग्ज़ाम टाइम हमने चैनल बनाया था, तो जितने स्टूडेंट की हेल्प हो पाई है तो उतने स्टूडेंट की हेल्प हो गई है। मेरे चैनल से अभी तक जितने स्टूडेंट ने अपना नोट्स तैयार किए हैं, यानी जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लिए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और बहुत ज़्यादा उनको अच्छे नंबर आए हैं। हमने अपने चैनल पर व्यू भी किए हैं नंबर, और बहुत से रिजल्ट हैं जिनको हम व्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आपका रिजल्ट अच्छा है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का सेकेंड चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पीडीएफ मैं ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आपका हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तब तक के लिए वीडियो को आप शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।